इसमें थोड़ा सा मैं इन डेप्थ जाऊंगा, क्योंकि हमारी एक कोशिश ये है कि आपको हार्डवेयर का और टेक्निकल नॉलेज इन दो स्लाइड्स में से, यानी इन दो लेक्चर्स में से दे दिया जाए। इसके बाद हम कोशिश होगी कम टेक्निकल यानी कि स्लाइड्स को यूज़ करें। हम ज़्यादा हैंड्स ऑन या ज़्यादा उस पर डिस्कशन, उस्मान ने तो कोई स्लाइड नहीं बनाई हुई, वो सारी की सारी आपको हैंड्स ऑन कराएंगे। तो वो कल हम हैंड्स ऑन सेशन होगा, उसमें हमें बता दी गया जो आज मसाइल आए लैपटॉप्स के, तो हम वो कल तक कोशिश करेंगे मैनेज कर लें। तो इसमें अभी टॉपिक ये हैं कि पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एचपीसी, किसी हद तक मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम नंबर 1 पे आएगा। एचपीसी के डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर, इधर वो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इस सिस्टम आर्किटेक्चर में एचपीसी के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लवाजमात होते हैं, सुपर कंप्यूटिंग की क्या क्लासेस हैं, सॉफ्टवेयर स्टैक्स कौन कौन से हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल्स कौन से हैं इन्हें प्रोग्राम करने के लिए, और डिमॉन्स्ट्रेशन ये मैं बाय हैंड एक दफ़ा अपनी तरफ से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा कि हमारे पास जो एचपीसी है उसको हम कैसे रन कर रहे हैं। और फाइनली वो मैं पहली वाली स्लाइड्स को अगर कंक्लूड कर दूं, तो पहला एनालिटिकल इंजन जो आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला। तो इसको अगर इस ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक एनालिटिकल इंजन में अगर मैं सही से मुझे याद है देखे बगैर, तो 1 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कंप्यूट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए इसको कॉस्ट देनी पड़ती थी $1 मिलियन। जो अगर साइड पे जो उसको ग्राफ को उल्टा करूं, तो गो कि वो 1 सेकंड में कंप्यूटेशन नहीं था करता, वो एक कंप्यूटेशन के लिए हो सकता है 100 सेकंड या 200 सेकंड ले। लेकिन उसकी प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करें, तो 1 कंप्यूटेशन पर सेकंड चार्ज चार्ज दैट मशीन $1 मिलियन। इसी के ऑपोजिट में आप जाएं, अभी ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 2020 तक की ग्राफ है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। अब हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं या कंप्यूटेशन इंजन है, इसमें 1 मिलियन इंजन कंप्यूटेशन करने के लिए आप $1 पे करते हैं। यानी कि अगर आपके एनवीडिया का जीपीयू लेते हैं, तो ये इसमें ऑलमोस्ट आपको इतनी कंप्यूटेशन $1 में मिल जाती है। तो ये उस चीज़ का कंक्लूजन था। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंसिस को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डाटा एआई और कंप्यूटिंग, और आज की जितनी भी राइट साइड पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी एआई और बिग डाटा और डाटा ड्रिवन या कंप्यूटिंग एंड आईटी बेस्ड कंपनीज हैं। और आगे इसको देखते हैं कि अभी हमारे पास सुपर कंप्यूटर कहाँ पे किस लेवल पे मौजूद है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल ब्राउन ट्रायंगल में है, ये सुपर कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस। तो 2020 तक या 2022 तक जो सुपर कंप्यूटर्स थे, वो 1 पेटाफ्लॉप्स या 10 पेटाफ्लॉप्स तक परफॉर्मेंस है। यानी कि आपके पास ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि 1 पेटाफ्लॉप। हमारे कोलैबोरेटिंग पार्टनर बार्सिलोना सुपर कंप्यूटिंग का जो सुपर कंप्यूटर है, वो थोरेटिकली तो 5 पेटाफ्लॉप्स, सॉरी टॉप 5 में आता है, लेकिन प्रैक्टिकली 9 और 18, उस्मान उसका एग्जैक्ट नंबर देंगे। और उसका हमें रिसर्च बेस्ड एक्सेस है, हम रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए वो काम कर सकते हैं। यहाँ आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे वो रिसर्च एक्सेस दिया गया हुआ है पाकिस्तान में। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट शेयर होते हैं जो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट कर दे, मैं बार्सिलोना वालों को भेजूंगा, उस पर काम करेंगे। वो नहीं होते। मतलब आप यूँ समझिए कि टॉप 5 का सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई रिसर्चर आता है और मैं उसे, और वही अगर आपने खरीदना है क्लाउड से, तो आपको अच्छा सा पे करना पड़ेगा। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए बगैर, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस सही है तो हमें उसका एक्सेस दे दें। तो उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम करता हूँ कि मुझे रिसर्च का डिफाइन करें, अपनी टीम को मैं बताऊंगा उनके रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं, कितने आर चाहने, तो हम रुक जाते हैं मोस्ट। तो वजह ये होती है कि हम पहले अपनी चीज़ें प्रॉपरली एक दूसरे को समझा नहीं पाते। तो वो एक पॉइंट है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर ये वही ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप देखें तो किलो फ्लॉप्स, किलो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से सुपर कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ, और अब ये एक्सा फ्लॉप्स तक है इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हम कहाँ पे हैं, मैं थोड़ा सा लोकल डिस्कशन करूंगा ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा करें। तो हम अभी टेरा फ्लॉप से आगे नहीं परफॉर्मेंस गए। सच है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्याज में भी सुपर कंप्यूटर है, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं पता, लेकिन नस्ट ने रिसेंटली मीटिंग में बताइए कि उनका 1 पेटाफ्लॉप्स तक है थोरेटिकली परफॉर्मेंस उसकी। कोई बेंचमार्क या कोई इस तरह से रिजल्ट्स नहीं मेरे पास। तो इट मीन्स फिर भी हम
टेराफ्लॉप्स की ही डोमेन में है। इवन हमने जो अभी डिप्लाई किया है 1.6 पेटाफ्लॉप्स तक है उसकी परफॉर्मेंस, और उसको अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की बात है कि हम टेराफ्लॉप्स की ही डोमेन में अपने आप को कहेंगे कि हमारी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी इतनी है। ये चीज़ दूसरी है, ये बताने का यहाँ मकसद ये था कि इसके साथ हमें एक चीज़ और ख्याल करनी है। जैसे मैंने आपको, ये हमने नोड कन्फिगर किए तो 3 नोड्स ही अलाउ किए। वजह ये कि हमें पावर का एक साइड में इशू है, यानी कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और हमारे पास जो यूपीएस टाइप या हमने जो उस पर करना है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी अगर आप ये देखें तो ये एक सुपर कंप्यूटर जो सबसे ऊपर चिप है वो ऑलमोस्ट एक हाइड्रल एनर्जी जनरेशन यूनिट के इक्विवेलेंट इसकी होती है, मेगावाट में बिजली कंज्यूम करता है। और इसलिए आपने बताने का मकसद ये है कि जब भी ये कंप्यूटेशन साइट पे आपने आना है या अपना प्रॉब्लम, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि ये बैकएंड पे कॉस्ट वाइज तो बहुत थोड़ा हो गया, लेकिन पावर कंजम्पशन इसकी ज़्यादा है। तो वही एल्गोरिदम रन करें, ट्रेन करें जो आपको लगे कि प्रूव कुछ हद तक प्रूव हिट एंड ट्रायल पे ना करें। तो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो एआई को ट्रेनिंग पे लगा दें, खुद रिजल्ट आएंगे तो फिर, तो ये बताने का मकसद कि हम इसे अवॉइड करें। लास्ट का ही मैं अगर कहूँ तो अब ये जितनी भी, अगर मैं गार्टनर कर्व से मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की जो जो कर्व ली, उसमें अगर आप देखें तो लेटेस्ट जो भी प्लेटो ऑफ प्रोडक्टिविटी में मोस्टली, अब जब मैं 2.5 और रेवोल्यूशन की बात करूंगा तो हम इनकी तरफ नहीं बात करते ज़्यादा। हम जहाँ से करेंगे, हम अंडरडेवलप्ड नेशन है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम इनोवेशन साइड से ट्रिगर करें और एक प्रोडक्ट को मेच्योर करें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें, इतनी रिसर्च फंडिंग नहीं है। इवन बहुत अच्छी कंपनी से हमने बहुत सारा दफा कहा कि हमें रिसर्च असिस्टेंट के लिए आप फंड करें, तो वो नहीं मानते, इंटरनेशनल फंडिंग्स भी नहीं मानते, क्योंकि वो उसमें उनका फ़ायदा कोई नहीं, उन्हें वही है जो मार्केट में बिकना है। तो हमें प्लेटफॉर्म प्रोडक्टिविटी पे जाएं तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये भी बेयर मेटल कंप्यूटिंग की एक प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या प्रॉब्लम बना के शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें एक सक्सेस स्टोरी ये है हमारे पास कि मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टॉक को एक प्रॉब्लम चाहिए थी जो कि ब्रीड आइडेंटिफिकेशन की थी। तो हमने उसका बेसिक एल्गोरिदम को लेके, अभी हम ट्रेनिंग फेज में उसको लेके हमने अपने बेयर मेटल एज अ क्लाउड उसे डिप्लॉय कर दिया। अब वो यूजर को थ्रू मोबाइल एक्सेसिबल है और वो एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज कर रहा है। तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर है प्रोडक्टिविटी का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एचपीसी यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। तो एचपीसी के अंदर आपके पास किस टाइप के प्रोसेसिंग सिस्टम से आपका टैकल करना होता है। तो प्रोसेसिंग सिस्टम्स में एक सिंपल तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होप्स तो सबको पता है कि वो इंस्ट्रक्शन लेता है और बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन डाटा, और डाटा को फिर प्रोसेस कर देता है। तो सिंपल जो वॉन न्यूमन बेसिक आर्किटेक्चर बेस पे सीपीयू इंस्ट्रक्शन ले रहा है, एग्जीक्यूट करके मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और ये वही मैंने ग्राफ को दोबारा शो कर दिया। मसला अब ये है कि डाटा बढ़ रहा है तो डाटा मेन मेमोरी में भी नहीं स्टोर हो रहा, परमानेंट मेमोरी से भी बाहर जा रहा है, या इतना ज़्यादा हो गया है कि परमानेंट मेमोरी उसको कम प्रोसेस नहीं कर पा रहा, प्रोसेसर और इसका गैप आ रहा है। तो इसके बाद हमें क्लस्टर कंप्यूटेशन की तरफ जाना है। तो उसमें क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड और फोर्थ। बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर है, और जो फिफ्थ जनरेशन है 64 बिट का प्रोसेसर आर्किटेक्चर था, फोर्थ जनरेशन 32 बिट का था। सिमिलरली हमारे पास ये प्रोसेसर्स सुपर कंप्यूटिंग में कहाँ कहाँ लॉन्च होते हैं, रिस्क, पाइपलाइन, अल्फा वेक्टर प्रोसेसर, सिस्क, VLIW, मल्टी कोर और GPU और FPG। तो रिस्क तो प्रोसेसर मोस्टली नहीं इस्तेमाल हो रहे सुपर कंप्यूटर्स में, सिस्क ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बाद जगहों पे एज कंप्यूटिंग के लिए हम रिस्क आर्किटेक्चर को ऐड कर लेते हैं, या कॉन्सेप्ट के लिए जैसे इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जिनमें उन्होंने RISC-V बेस्ड क्लस्टर डेवलप किया था, और उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। लेकिन आपने ज़्यादा फोकस ये करना है कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो सुपर कंप्यूटर्स में है वो सिस्क हैं, और मल्टी कोर प्रोसेसर हैं, मैनी कोर्स या MIC है, मैनी इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, GPUs हैं, या FPGA है। FPGA भी अभी
उस तरह से नहीं आपकी काम कर रहे, लेकिन बहरहाल इसका भी एक फ्यूचर है। अच्छा, अब मैं HPC आर्किटेक्चर्स पे चला जाता हूँ। HPC में जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर हैं वो 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1, आपने मल्टी कोर और मैनी कोर प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स देखना है। और दूसरा, आपने इन्हीं प्रोसेसर आर्किटेक्चर को विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी मैनेजमेंट, इस पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इसको फिर मैं शेयर करूंगा कि यही मेमोरी मैनेजमेंट शेयर्ड स्टोरेज पे कैसे जाके काम करती है। और थर्ड, यही शेयर्ड स्टोरेज को आप थ्रू नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को जो सुपर कंप्यूटिंग के वो फ्लाइंग टेक्सोनॉमी है, इसका ये डायग्राम है। बेसिकली सिस्ट, सिम्ड, मिस्ट और मिम्ड, इस बेस पे आपके आर्किटेक्चर डिफाइन हुए होते हैं। सिस्ट सिंपल है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा प्रोसेसर आर्किटेक्चर है। वेक्टर प्रोसेसर्स जो होते हैं नॉर्मली सिम्ड होते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन से ही मल्टीपल सोर्स से डाटा लेते हैं और प्रोसेस कर देते हैं एक इंस्ट्रक्शन पे। और मिस्ट मोस्टली कमर्शलाइजेशन में तो शायद मुझे नहीं पड़ता, लेकिन बाद जगहों पे ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं एक ही डाटा पे। अब कुछ इंक्रिप्शन की कुछ एप्लीकेशन हैं जहाँ पे मेरे नज़र में इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन बहरहाल मोस्टली इसका इस्तेमाल नहीं है। मिम्ड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा, हमारा मल्टी कोर आर्किटेक्चर या GPU आर्किटेक्चर तकरीबन इस पे काम कर रहा होता है। हमारे मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, उनके पास मल्टीपल डाटा है। तो हमारे पास ये 4 कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स हैं जो हमने प्रोसेसिंग के लिए सुपर कंप्यूटर में देख रहे होना है। इसके साथ अब इन प्रोसेसर्स को आप विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी, अब डाटा तो प्रोसेसर ने कहीं से लेना है, तो क्या वो शेयर्ड मेमोरी में है, क्या वो प्रोसेसर के साथ शेयर्ड है, या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड है। तो ये 3 आर्किटेक्चर आते हैं। तो शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, एक CPU है, सॉरी मल्टीपल CPUs हैं, वो एक ही शेयर्ड मेमोरी पे से डाटा उठा रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। ये सबसे आसान प्रोग्रामिंग इसकी होती है कि आपने डाटा को लिया और उसके ऊपर कर दिया। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जाके देखेंगे तो काफ़ी हद तक मेरे नज़रिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आपका कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो वो आगे जाके यहाँ तंग करता है। तो शेयर्ड मेमोरी में इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, डाटा कोहेरेंस, डाटा रीड राइट अपडेट्स के। तो एनीवे अभी सिंपल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ से देखते हैं। तो शेयर्ड मेमोरी में होता ही है कि आपका CPU है और प्रोसेसर्स हैं, वो एक ही डाटा पे डाटा पड़ा हुआ है मेमोरी में और वो से उठाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में थ्रू नेटवर्क डाटा मल्टीपल प्रोसेसर्स का मल्टीपल जगहों पे पड़ा है। तो हर CPU का अपना डाटा तो शेयर्ड है उसके साथ, लेकिन अगर उसने दूसरी प्रोसेसर से डाटा उठाना है तो फिर वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या होगा कि इसमें आसानी हो जाएगी। अगर एक 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 टास्क एक ही मेमोरी एक ही CPU चला रहा है तो उसके लिए वो शेयर्ड है। अगर उसने दूसरे से मांगना है तो उसे बताना पड़ेगा। तो अब इसमें जो डाटा के इश्यूज हैं वो कम्प्लेक्सिटी तो आ गई, लेकिन वो इश्यूज रिजॉल्व होने के हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक टेबल रख दें और इसमें कहें कि सारा अपना सामान रख दें तो वो शेयर्ड हो गया, अब इसमें डाटा घूमने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, उस पर हर एक अपना अपना रिस्पॉन्सिबल है, जिसने जिससे लेना है वो उसको बताए, कोई मैसेज पास करे और फिर डाटा उठा ले। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में मोस्टली ये होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स के पास अपनी मेमोरी शेयर्ड है और दूसरी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर ये हो गया। इसमें बेसिकली इसी को हमने आगे क्लस्टर में भी देखना है। फर्दर इसमें मेमोरी एक्सेसेस आ जाता है, दूसरा पार्ट। आप यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस करते हैं, नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस करते हैं। नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस में आपको ऑटोमेटिक पॉलिसीज, कैश कोहेरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, इन मेमोरी कंप्यूटिंग, मेरी रिसर्च बेसिकली इन मेमोरी कंप्यूटिंग पे थी, तो मैं ज़रा नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेसेस को ज़्यादा फोकस करता हूँ। कुछ मैंने अपने रिसर्च जो रेप्सोल के प्रोजेक्ट्स थे वो मैं अगर शेयर करूंगा तो उसमें ये इस तरह से है। तो बहरहाल एक साइड पे आपको यूनिफाइड एक्सेस देना है, ठीक है, एक साइड पे आप नॉन यूनिफाइड या रैंडम या इरेगुलर एक्सेस देना है। तो ये मेमोरी एक्सेस सेकंड फेज है। और इसके साथ अगर हम देखें तो एक मेमोरीज, लोकल मेमोरी के बाद आप डिस्क पे चले जाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो सबसे ऊपर जो कर्व है वो लाइन वो DRAM की लाइन है। तो DRAM की प्राइस अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्क की प्राइस जो सबसे लास्ट है, तो डिस्क बहुत चीपेस्ट रेट पे आपको अवेलेबल है। इवन सॉलिड स्टेट भी अगर कंपेयर करें तो बहुत चीपेस्ट। तो अब मसला ये है कि आप ज़्यादा काम DRAM में नहीं कर सकते, DRAM से फिर आपको SSD की तरफ लेके जाना है। तो अब तीसरी चीज़ आ जाती है मेमोरी के बाद। मेमोरी जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो DRAM या शेयर्ड मेमोरी या
मेन मेमोरी के बाद। अब हमने डिस्क को इन्वॉल्व करना है सुपर कंप्यूटर्स में। तो डिस्क में हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नॉर्मली अभी हमने डायरेक्ट अटैच स्टोरेज ही को यूज़ किया है जो अपने क्लस्टर में। इसके बाद आप नैस को यूज़ कर लेते हैं, नेटवर्क एरिया स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज और सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मोस्टली सैन और पैरेलल फाइल सिस्टम ये मैंने ज़्यादा HPC क्लस्टर्स में देखे। जी जी। आपने जो पहले शेयर्ड मेमोरी, वो आप टेम्परेरी मेमोरी की बात कर रहे थे। मेन मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी कह लें। जी जी जी, अब हम बात कर रहे ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, और ठीक है, और इसको अब हम जब वो जिक्र करेंगे ना तो ठीक है, वो डाटा आपका नेटवर्क पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, तो ये ठीक है, डिस्क स्टोरेज मेमोरी आप इससे कह लेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये कुछ आपने अगर डिप्लॉय करने की तरफ जाना है तो पहले आपने प्रोसेसर्स को देख लेना है कि सिस्ड है, सिम्ड है, मिम्ड है। उसके बाद मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या है, शेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप मेरे पास जो लैपटॉप है मैं इसमें शेड मेमोरी आर्किटेक्चर है, तो मैं कहूँ जी ठीक है 80 प्रोसेसर्स हैं अगर इसमें, तो ये भी एक क्लस्टर ही है। इसलिए मैंने उसकी परफॉर्मेंस बताई कि शुरू का सुपर कंप्यूटर किलो फ्लॉप्स का था, तो अब तो ये उससे ज़्यादा अच्छे आ गए। लेकिन आपने जब ये कम्बिनेशन ऐड करना तो फिर आपका वो स्केलेबिलिटी, प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें फिर आपने ध्यान रखना है कि डिस्क स्टोरेज के लिए कौन सा आर्किटेक्चर या कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हम लोग सैन और पैरेलल फाइल सिस्टम को ज़्यादा देखते हैं। और इसका एक सिंपल सा ग्राफ है कि नैस भी मोस्टली लोग आके आते हैं, तो मैंने इसलिए इसे क्लियर कर दिया था कि नैस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए नहीं है, सैन है और पैरेलल फाइल सिस्टम है। और अब दो चीज़ें आ गई कि हमारे पास शेड मेमोरी आर्किटेक्चर था, प्रोसेसर था, शेड मेमोरी थी, शेड मेमोरी की फिर डिस्क पे चला गया। अगर मैं इसको लिख देता तो ठीक है। और तीसरी चीज में डिस्क आ गई, और चौथी चीज अब आ गई कि डिस्क जो सी है वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में, या मेमोरी जो नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास अब फोर्थ कैटेगरी आ गई कि नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और मोस्टली पहली तीन चीजें मेरे नज़दीक प्रोग्रामिंग के टाइम पे इतना मैटर नहीं करती जितना हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल को देखना होता है। और ये चीज बहरहाल चारों का अपना अपना एक लिमिटेशन है, मैं किसी को ज्यादा कम नहीं कहता अभी। इसमें आपके पास दो प्रोटोकॉल्स आ रहे होते हैं। लेकिन आप ज्यादा नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में देख रहे होते हैं RDMA को, रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें होता ये है कि अगर मैं एप्लीकेशन का जिक्र करूं, और उस्मान की एक्सपर्टीज इसमें, तो उस्मान ज़्यादा अच्छा इसको बता पाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन होता ये कि एप्लीकेशन जब रन कर रही है, तो अब आप वाली बात ये कि वो जब डाटा प्रोसेस करती है, भेजती है, तो वो लोकल डाटा को नेटवर्क स्टैक्स या नेटवर्क लेयर से नहीं गुजारती। उसके लिए वो डायरेक्टली HCA के थ्रू डायरेक्ट उसे शो करती है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उसको ट्रांसपेरेंसी शो करती है कि वो यूज़र डायरेक्टली उसको यूज़र स्पेस नज़र आती है दूसरी एप्लीकेशन की। तो इसमें RDMA का थोड़ा सा एग्जीक्यूशन प्लान या इस तरह से होता है। और इन्फिनी बैंड इसमें बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहा होता है, और फास्ट इथरनेट भी RDMA सपोर्ट करता है। तो अभी हम क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे, इन्फिनी की बैंडविड्थ ज़्यादा है और ईथरनेट की बैंडविड्थ उससे कम है। लेकिन अभी के टाइम पे आप देखें, फास्ट इथरनेट 25 गीगा जो सा है, वो अगर ग्राफ को लास्ट में देखें तो ग्रीन वाला फास्ट इथरनेट है, और ब्लू या पर्पल वाला या डार्क ब्लैक वाला वो इन्फिनी बैंड की परफॉर्मेंस है। तो हमने अभी अपने जो डिप्लॉय किया था इसमें कॉस्ट का मैं अगर साथ साथ शेयर करता जाऊँ, तो कॉस्ट कंपैरिजन जब किया था तो हमें ज़्यादा हमने फास्ट नहीं रखा, हमने 10 गीग इथरनेट लगाया। तो वो इससे थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन बहरहाल हमें कॉस्ट को हमने मद्देनजर रखते हुए उसको 10 गीग पे इथरनेट कार्ड को डिप्लॉय कर दिया था। और ये अब आपकी फोर्थ लेयर है जिसको आपने टैकल करना है, या फिफ्थ लेयर है प्रोसेसिंग, लोकल मेमोरी या मेन मेमोरी, डिस्क मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट। और फिफ्थ आपकी फिर सिक्योरिटी लेयर्स आ जाती है। तो ये तकरीबन हार्डवेयर का आर्किटेक्चर इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक, अगर मैं कहूँगा HPC सिस्टम आर्किटेक्चर्स अगर देखें तो ये चार चीज़ें थी सिस्टम आर्किटेक्चर में। और इसमें अगर उस्मान कल अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान ये टर्म्स यूज़ करें तो आप, मेरा ख्याल है कि इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाता है कि क्लासेस ऑफ सुपर कंप्यूटर। अब
क्लासेस और आर्किटेक्चर डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट। तो एक क्वेश्चन था जो पहले आया, वो उसी को अगर मैं सेमोर क्रे की एग्जांपल से करूं कि या दूसरे वाला था, ठीक, मैं बेसिकली सुपर कंप्यूटिंग इज अ डिवाइस या सिस्टम जो कि आपकी कंप्यूट बाउंड प्रॉब्लम्स को आयो बाउंड प्रॉब्लम बना देता है। तो मैंने जैसे पहले किया कि अब आपका सारा मसला नेटवर्क के ऊपर, इंटरनली तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटिंग भी आजकल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कि आपको अच्छा टेराफ्लॉप्स तक परफॉर्मेंस उसके अंदर से मिल जाती है। लेकिन जहाँ पे आके लिमिटेशन आती हैं वो ये है कि अब वो जो एक एंड पे कंप्यूट प्रॉब्लम है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम बनाना है, तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम बनेगी। तो ये एक इसकी क्रे की अपनी एक डेफिनेशन थी जो मुझे ज़्यादा इससे समझ आती है, कि जहाँ सारा काम ही आपका दूसरे सिस्टम्स के साथ है, दूसरी कम्युनिकेशन से आता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक आपके पास मास्टर नोड होता है और इसके पास आपके पास मल्टीपल स्लेव नोड्स हैं। मास्टर नोड ने डाटा को एप्लीकेशन को तोड़ना है, और डिस्क कौन सी है, शेड है। तो शेड का मतलब ये है कि जो भी डाटा आपके पास पड़ा हुआ है एप्लीकेशन की बाइनरीज, वो यहाँ पे पड़ी हुई है जो सबके साथ शेड है। ये शेड डिस्क स्पेस है। तो ये शेड डिस्क स्पेस से एप्लीकेशन रन की, इसे तोड़ा और सबको डिवाइड करके दिया, और जब वो एग्जीक्यूट में वापस आई तो उसे जोड़ के आपको रिजल्ट दिखा दिए। और इसमें जो हमने पैरामीटर्स का ख्याल करना होता है अच्छी एफिकेसी या आउटपुट के लिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोग्रामेबिलिटी, प्रोग्रामिंग मॉडल्स, स्टोरेज, नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी और पावर, ये चीज़ें कुछ हमने इसको एग्जीक्यूशन के दौरान में हमने देख ली होंगी। और फर्दर इसमें ये वही चीज़ें मैं दोबारा से हैं कि सुपर कंप्यूटिंग की आर्किटेक्चर्स के पॉइंट ऑफ से। और अब आ जाते हैं कि अगर हमने सुपर कंप्यूटर को डेवलप या क्लस्टर डेवलप करना हो अपना, तो उसमें आप जनरेशन 1 2 3 4 देखेंगे तो पहला प्योरली सिम्ड आर्किटेक्चर था। सेकंड पाइपलाइन वेक्टर प्रोसेसर आर्किटेक्चर था। पाइपलाइन ने क्या किया कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन वही जो पाइपलाइनिंग फैशन में एग्जीक्यूट हो रही हैं। थर्ड शेयर्ड मेमोरी मल्टी कोर प्रोसेसर आर्किटेक्चर था जनरेशन 4, जो 40 टेराफ्लॉप्स का परफॉर्मेंस देता है। जनरेशन 5 में मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग जो कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड थे। लेकिन लास्ट जनरेशन 5 में जीपीयूज की 2010 के बाद आने के बाद, और अभी डीपीयूज भी आ रहे हैं, डीपीयूज भी अवेलेबल हैं, एफपीजीएस को भी लोग बिट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो जहाँ पे एक्सीलेटर्स आ गए वो जनरेशन 5 है, जहाँ क्लस्टर बेस्ड सीपीयू जीपीयू और मैनी इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास आ गए। तो ये आर्किटेक्चर बनाना बनिस्बत उसके आसान भी है और परफॉर्मेंस वाइज भी ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा जो जनरेशन 5 वाला, लेकिन इसे प्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर सीपीयू बेस्ड प्रोसेसर देखें तो सारा जीसीसी रन कर देगा, मतलब जीसीसी के थ्रू एमपीआई चलाएंगे। इसमें जीपीयू अब शुरू में कूडा प्रोग्रामिंग मॉडल सीखना है या इस तरह के, लेकिन वो हम देखेंगे कैसे पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल से सॉल्व कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने प्रोसेसर की है जीपीयू की कितने को टेराफ्लॉप का या कितने मीटफ्लॉप का हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इजीली मैं ये बताता हूँ, इसमें आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ सुपर कंप्यूटिंग का आप देखें तो जनरल पर्पस है, वेक्टर प्रोसेसिंग है, टाइटली कनेक्टेड क्लस्टर है, कमोडिटी क्लस्टर है, स्पेशल पर्पस है। यहाँ मैं इसलिए कमोडिटी क्लस्टर्स को हम फोकस कर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रिया से कुछ स्टूडेंट आए होंगे, इनके पास भी सुपर कंप्यूटर है, वो किसी हद तक लिनोवो ने डिप्लॉय किया है। लेकिन बहरहाल उस पर वही परफॉर्मेंस मिल रही है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, मेरे पास बार्सिलोना का एक्सेस था पावर सीटी का, तो वो मैं आगे शेयर करता हूँ, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, दोनों के हार्डवेयर भी तकरीबन तकरीबन सेम है। तो मैं क्योंकि कल उसकी कैलकुलेशन चेंज कर रहा था यही वाली, तो मैं पुरानी स्लाइड उठाई बार्सिलोना वाली और अपनी वाली स्लाइड्स अब ऐड कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि हम करीबन करीब उनके करीब करीब ही हैं। तो एनीवे अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लस्टर डेवलप करना है तो कमोडिटी बेस देके मुश्किल होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा और स्क्रैच से जाना पड़ेगा। अगर आप नीचे से स्पेशल पर्पस उठाएंगे तो फिर आप लिनोवो, आईबीएम, एएमडी, सॉरी डेल के पास जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। वही चीज़ $20 मिलियन मांगेंगे जो $20 मिलियन में हो जाएगी।
तो ये इतना फ़र्क है, मैंने प्राइसेस करके देखी। तो एनीवे वापस आते हैं, ये कमोडिटी क्लस्टर्स में हार्डवेयर पार्ट ये हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पार्ट आप सारा ओपन सोर्स लें, और मोस्टली ओपन सोर्स लाइब्रेरीज आपका सारा काम कर देती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो अगर आपको लगे कोई पेड चाहिए तो वो फिर आप स्पेशलाइज, लेकिन हमारे केस में जैसे बार्सिलोना सुपर कंप्यूटिंग भी सारे उनके स्टैक्स, सॉफ्टवेयर स्टैक्स ओपन सोर्स हैं, और ओपन सोर्स पे सारा काम हो रहा है। तो ये अगर आप अपना सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, कंप्यूट नोड, लॉगिन नोड, आईओ, नेटवर्क मैनेजमेंट, स्टोरेज, सर्विसेज नोड, ये आप जेन में रख लेंगे। अच्छा क्लस्टर डेवलप करना है तो ये नोड्स सेपरेट हों। हमारे केस में हम मोस्टली एक कंप्यूट नोड रखते हैं, एक डिस्टो स्टोरेज नोड रखते हैं, बाकी कंप्यूट नोड रखते हैं, या आईओ नोड एक, और एक मास्टर नोड जो कि यूजर को डील कर रहा है, बाकी कंप्यूट नोड। तो इससे क्या है कि आपकी मैनेजमेंट, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, आप एक दो ही कंप्यूटर नोड रख के भी चला सकते हैं। अब आ जाता है आपकी वाली बात, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो हमारे पास एक लॉगिन नोड है, 20 कंप्यूट नोड है, और दोनों ही, हर एक कंप्यूटर नोड के अंदर 2 प्रोसेसर्स हैं। Xeon प्रोसेसर 2.30 परफॉर्मेंस गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, 40 कोर्स हैं, 2 थ्रेड्स हैं, 80 थ्रेड्स टोटल हो गए। तो ये कैलकुलेशन के लिए 80 थ्रेड्स को हमने 2.3 गीगाहर्ट्ज फ्लॉप से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें 184 गीगा फ्लॉप्स, यानी कि 2.3 का मतलब ये है कि जो उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना, ये हर एक क्लॉक पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट एक थ्रेड कर सकता, ये कैपेबिलिटी है। तो उससे हमने उसकी थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस, ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल निकाल ली। इसी तरह हमारे पास 128 GB रैम है, वो तो अलग हो गया। जीपीयू परफॉर्मेंस से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4070 है, लेकिन हमने 4090 भी आ रहे हैं, वो अभी नहीं है हमारे पास। तो ये एडा लवलेस, मैं बताना कि वही वही खातून है, उन्हीं के नाम से है, जिन्होंने पहली प्रोग्रामर थी, पता नहीं मैंने स्लाइड में बता नहीं पाया। तो जो मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन को जिन्होंने प्रोग्राम किया था वो उन्हीं के नाम पे है, पहली फीमेल डेवलपर या प्रोग्रामर। और ये जीपीयूज दो हैं हर मशीन में, तो 212 गीगाबिट सॉरी जीबी मेमोरी है इसके। और अगर हम, अच्छा, हर एक जीपीयू जो है 41.3 टेराफ्लॉप्स, 32 बिट, सॉरी ये जी 32 बिट परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी ये रखता है। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया, और टोटल हमारे पास 20 हैं मशीन्स, तो उनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये परफॉर्मेंस इस तरह से निकल आई। लेकिन ये अभी भी थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकल हमें एक्सपेक्टेड है 8.8 पेटाफ्लॉप्स से ऊपर, यानी कि 60% तक हम एफिशिएंसी ले सकते हैं, 70 मतलब जितनी भी अगर हम मैक्सिमम कोशिश करें। जी, अब वैसे तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन चली है, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा केस ये होता है कि मैं एक बेंचमार्क रन करता हूँ, इसकी 41 आ रही है थ्योरेटिकल, तो मैंने एन बॉडी सिमुलेशन, जो सबसे मुश्किल है, जो मैथमेटिक्स साइड पे है, एन बॉडी में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, गिरना है, टूटना है, फिर जुड़ना है, तो उसमें सबसे कम्प्लेक्स आता है। तो मुझे ये 25 टेराफ्लॉप सिंगल जीपीयू की परफॉर्मेंस आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली को तो 60% तक मुझे प्रैक्टिकली मिल रही होती है। दो काम होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ले लें, कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, आप इनके इंटरनल आर्किटेक्चर के स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स पढ़ें, वो नंबर ऑफ कोर्स आपको नजर आ जाएंगी, उनकी वही अप्लाई करें तो इतनी शायद शो कर देता है। आप ठीक कह रहे हैं, ये है हमने, क्योंकि एनबॉडी 16 बिट, सॉरी 32 बिट और 64 बिट, 64 का नहीं मैं जिक्र कर रहा, 64 हाईली हाईली साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, फ्लोटिंग पॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए होता है। उसके लिए शायद अगर वो है तो फिर हमें A100 B100 इस तरह के जीपीयूज पे जाना पड़ेगा। अभी के केस में AI इससे ज़्यादा 16 बिट पे भी आ रही है, 8 बिट पे भी दे रही है परफॉर्मेंस, लो लो पे आ जाती है, लेकिन ये देता है जो बेंचमार्क है वो 32 बिट पे दे रहा हो, तो वो दोनों तरफ से हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद आपके पास ये चीज़ें बढ़ गई, तो लेकिन अब आपने फोकस क्या करना है, मेन मेमोरी का इश्यूज आएगा, नेटवर्क का इशू आएगा, और स्टोरेज का आएगा। तो ये मोस्टली अगर आपका सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड हुई हैं तो परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आपके पास इस तरह से आते हैं। इनको कवर करने के लिए या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सॉफ्टवेयर स्टैक्स
डिप्लॉय करते हैं, जो कि स्केड्यूलिंग भी करेंगे और आपकी इसको चीज़ों को हाइड कर देंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्टैक्स का सिंपल अगर आप देखें तो आपके पास बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट करा रहा होता है एप्लीकेशन हार्डवेयर के साथ। वर्चुअलाइजेशन में एक हाइपरवाइजर आ जाएगा, और कंटेनर में कंटेनर रन टाइम कंटेनराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो दूसरे केस में आपके पास वर्चुअल और उसमें आसानी है, आप मल्टीपल एप्लीकेशन को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं और सिंगल रिसोर्स से मल्टीपल फायदे ले सकते हैं। लेकिन जहां आपके पास एप्लीकेशन ऐसी आ गई कि जहां परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बड़ी हाई है और कोई और काम नहीं आपने करने देना, तो फिर आप उस पर जाएंगे। अभी उस्मान ने लास्ट टाइम के जिक्र किया था कि कंटेनराइजेशन में भी ऐसी आ गई लेयर जो बहुत कम ओवरहेड है उनका, लेकिन एनीवे वो कुछ ना कुछ ओवरहेड क्रिएट करेंगी। तो उसको देखते हुए आपने जब सॉफ्टवेयर स्टैक्स पे आना है, तो आपने अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपका कन्फिगर हो गया इन 4 चीज़ों के साथ: डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसिंग और नेटवर्क। अब उस पर सबसे पहले आप ओएस की तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंस्टॉल करनी है। रेड हैट, सेंट ओएस आई गेस अब रेड हो गया, अब रॉकी आ गई है, रॉकी लिनक्स और ओपन सोर्स है जी, साइंटिफिक लिनक्स और रॉकी जी, ये दोनों ही। तो नॉर्मली ये डिप्लॉय हो रही होती है। और उबंटू सर्वर अगर आपने सीखने के लिए पहले अटेम्प्ट करनी है तो ये बेहतर है। दूसरी चीज़ है कि ओपन एचपीसी ऑप्टिमाइजेशन में आप कोई ना कोई ऊपर फ्रेमवर्क क्लस्टर मैनेजमेंट का रख लें, जो कि इजी या सपोर्ट करे आपको क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए। तो नॉर्मली वेयरवुल्फ भी है, ओपन एचपीसी, रॉक्स भी अभी नया वर्जन नहीं आया लेकिन कम्युनिटी कुछ ना कुछ कर रही है। इस तरह के कुछ कुछ आपको एचपीसी मैनेजमेंट टूल्स मिल जाएंगे। अच्छा, नीचे रॉकी वैली वेरिएंट आ गई, उसमें इन्वायरमेंटल मॉड्यूल आपने सिंगुलैरिटी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना सबसे मुश्किल आपका काम होता है, क्योंकि एक हर मशीन पे आपने वही सॉफ्टवेयर ऐड करना है। अगर आपकी एक साइड पे बाइनरी डिफरेंट है, दूसरी साइड पे डिफरेंट है, तो क्लैश हो जाएगा जी। एनएफएस हम कर रहे हैं, लेकिन एनएफएस लो हमें उस तरह हम ठीक है जी, इन्फिनी नहीं है अभी तो, लेकिन ये ऐसा ही है। हम जा रहे थे पैरेलल फाइल सिस्टम, या आई गेस लस्टर भी उसी को सपोर्ट कर रहा होता है, तो उस पर करें। लेकिन बात ठीक है, वो आप शेयर्ड मेमोरी में करें जो अगर जेनेरिक बात करें, और फाइल सिस्टम शेयर कर लें, और फिर आपका मॉड्यूल मैनेजमेंट इजी हो जाती है। तो लास्ट है क्लस्टर मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट। तो फिर आप विजुअलाइजेशन के भी कुछ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका फिर। लेकिन स्टैक्स में आपके पास सारी क्लस्टर मैनेजमेंट की सारी लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर आपने उसे देखने होते हैं। तो जो शुरू में मैंने आपको एक ग्राफ शेयर किया था, उसमें तकरीबन हमने ये लस्टर्स और पैरेलल फाइल सिस्टम के सारे स्टैक्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप डिप्लॉय करना चाहें तो उसमें से आपको वो टिक टिक बस करना है उसके। बाकी ये उनकी डेफिनेशंस थी। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम, अच्छा, ये क्लाउड के लिए आपके पास नोवा, न्यूट्रॉन, सिलेंडर, स्विफ्ट, ये डिफरेंट नेटवर्क, डिस्क, प्रोसेसिंग, इन सब को ये अपनी इनकी सर्विसेज हैं या स्टैक्स हैं, वो शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्राफ है, आप इसको भी बाद में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइब्रेरीज हैं। स्केलर फाइल सिस्टम में क्या है, तो यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम में लस्टर है, एनएफएस है, जीएफएस है और ग्रिड है। तो आप किसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टैक्स उस तरह बढ़ाना शुरू कर दें। सारे नहीं आपको करने, आपको अपनी रेलेवेंट अपने आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा टच दे देता हूँ पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल। अब फाइनली आपका समझिए कि आपने हार्डवेयर आर्किटेक्चर एचपीसी का समझ लिया है, उसका सॉफ्टवेयर स्टैक्स जो डिप्लॉय होने समझ लिया, आप उसे प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास एप्लीकेशन किस टाइप की हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी कंप्यूटिंग की हैं, बिग डाटा की हैं, एआई मशीन लर्निंग की हैं। तो इस स्कूल में हम फोकस कर रहे हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को। तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम जो सी हैं वो प्योरली आपने उसे टैकल करना है तो शेयर्ड मेमोरी से, एमपीआई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी,
ओपन एसीसी जीपीयूज या हेट्रोजीनियस जो आपके प्रोसेसिंग कोर्स हैं, कूडा भी उसमें आ जाता है, और बाकी उसकी जो अगर लाइब्रेरीज आप उसमें लिंक करते हैं। तो अभी मैं सिंपल इसको हल्का सा टच दे देता हूँ कि ये पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्या होते हैं, शेयर्ड मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को कैसे प्रोग्राम करते हैं या क्लस्टर को कैसे प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद उस्मान उनको आपको कुछ प्रोग्राम करके या कुछ वो उसको डिप्लॉय करके या उससे एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल ये है कि आपके पास थ्रेड मॉडल ये होता है, आपका एक प्रोसेस है, प्रोसेस को आप टास्क में डिवाइड करते हैं और एक या एक से ज़्यादा टास्क को थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो थ्रेड उस टास्क को ले जाएगा एग्जीक्यूशन या उस हार्डवेयर के ऊपर। तो इससे पहले आप लोगों ने जो शुरू में जो स्टूडेंट्स को कराई जाती है, पी थ्रेड लाइब्रेरी कराई जाती है। पी थ्रेड लाइब्रेरी में हर एक थ्रेड को हम एक एक टास्क डिफाइन कर देते हैं या एक से ज़्यादा, और वो उन्हें रन करती रहती है। अब कॉन्सेप्ट वही है, अब वो कैसे इजीली ये हम इजीली उसे प्रोग्राम कर लेते हैं। तो हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं शेयर्ड मेमोरी के लिए, ओपन एमपी। ओपन एमपी प्रैग्मा बेस्ड सपोर्ट देती है। आपका जहाँ भी कंप्यूटेशन ज़्यादा है प्रोग्राम में, आप उसे डायरेक्टली जाके ओपन एमपी का प्रैग्मा ऐड करें और वो उससे नीचे वाले हिस्से को, उस फंक्शन को पैरेलली प्रोसेस कर देगी। किसी को भी मार्कर ला देंगे। तो अगर आप उसको मतलब आपके पास अगर एक कोड है और कोड का आपको लगता है कि ये वाला पार्ट कंप्यूट इंटेंसिव है, तो आप प्रैग्मा ऐड करेंगे ओपन एमपी का और उसमें वो फिर एग्जीक्यूट करते हैं। प्रैग्मा बेसिकली यहाँ पे ये कुछ मेंशन किए हैं। सबसे आसान है कि आप पैरेलल डायरेक्टिव उसका ऐड कर लेते हैं, तो वो उसको पैरेललाइज कर देगा। तो इसके बाद मैं आपको इन तीनों की एक एक एग्जांपल रन करके क्लस्टर पे दिखा दूंगा और परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूवमेंट दिखा दूंगा। और आसान से आसानी होगी, कोशिश होगी कि सब उसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ऐड ना हो। तो शेयर्ड मेमोरी में फिर दोबारा से होता ही है कि वो सारे का सारा कोड जाता है, एक ही शेयर्ड मेमोरी से डाटा उठाया जाता है और प्रोसेसर उसे उठा के एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ऐसे दूसरा केस आपके पास आ गया कि जब आपके पास शेयर्ड मेमोरी में ही आपके उसी कंप्यूटर के अंदर जीपीयू भी लगा हुआ है। तो अब मैंने ज़्यादा देर पहले यूज़ नहीं किया था एनवीडिया का सीसी कंपाइलर। ये क्या करता है, उसी तरह से आपके पास जो सी का कोड है जहाँ से कंप्यूट इंटेंसिव है। अच्छा, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं कि जो साइंटिफिक लोग हैं उन्हें तो अंदाजा होगा, कंप्यूटेशन में साइंटिफिक या कंप्यूट इंटेंसिव पार्ट वो होता है जहाँ फॉर का लूप आ जाता है। तो जहां आपका फॉर लूप लगा हुआ है, इट मीन्स वो कंप्यूटेशन ज्यादा डिमांड कर रहा होगा। तो मोस्टली हम एज ए डेवलपर या एचपीसी डेवलपर हम फॉर का लूप ढूंढ रहे होते हैं। आप परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं उसका मॉनिटर करके, लेकिन इसमें आपका वहाँ कोई वेक्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉर लूप। तो इन शॉर्ट ये आप इजीली समझेंगे, जहाँ फॉर लूप है वो सोर्स है मेन कंप्यूटेशन की। तो एनवीसीसी क्या करता है कि ये आपके थ्रेड्स को ब्लॉक्स की शक्ल में करके, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स हैं, तो इसने उसको ब्लॉक्स की शक्ल में मल्टीपल थ्रेड्स उठाने हैं और उनको हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये इसका एग्जीक्यूशन प्लान है। पर ब्लॉक शेयर मेमोरी डाटा उठाएगा, उसको अपनी मेमोरी पे स्टोर करेगा और फिर आगे ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। और ये तकरीबन उसका मेन का एग्जीक्यूशन प्लान है कि मेन से डिवाइस और डिवाइस से सॉरी आपकी सीपीयू ने डाटा ट्रांसफर करना है पहले जीपीयू की मेमोरी में, और जीपीयू ने फिर उसे शेयर्ड मेमोरी बना के फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ तक हो गया कि शेयर्ड मेमोरी में यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर और यूजिंग वेक्टर सिम प्रोसेसर आर्किटेक्चर आप किस तरह से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा केस आ गया जो क्लस्टर के ऊपर कि मैसेज पासिंग, कि अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी है और डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी में डाटा जो एक प्रोसेसर के पास पड़ा हुआ है वो अब दूसरे ने उसे यूज करना है, और उसके बाद वो मिल के जो सा है दोनों अपने अपनी साइड के डाटा को उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैसेज पासिंग इंटरफेस में बेसिकली ये होता है कि ये दोनों प्रोसेसर आपस में मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, एमपीआई सेंड एमपीआई रिसीव, और इसके बाद फर्दर जो सी है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और ये नेटवर्क के थ्रू फिर एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करेंगे और कंप्यूटेशन करेंगे। तो नॉर्मली इसकी हिरार्की इस तरह से आती है कि आपने एमपीआई इंक्लूड किया, इन्वायरमेंटल क्रिएट की और सेंड रिसीव के बाद उसे क्लोज किया और
जॉइंट और फोक कम्बिनेशन के साथ उसको कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, फर्दर हाइब्रिड टेक्निक में आप क्या कर रहे होते हैं कि हाइब्रिड में आप शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, शुक्रिया, उनको भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस बस मुझे शुक्रिया। अच्छा, हाइब्रिड में ये होता है कि आपने, मैं अगर इसको ऐड कर दूं तो, और शेयर्ड मेमोरी से ही मैं अब थोड़ा सा इसको बस सिस्टम से बाहर ऐड कर दूं। ये भी कोड है, प्रोसेसर है। अब क्या है कि आप चाहते हैं कि ये वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ये वाला शेयर्ड मेमोरी। तो अब हाइब्रिड में ये है कि आप शेयर्ड मेमोरी का भी पार्ट प्ले करना चाह रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मेरे पास एक मशीन पे जीपीयूज भी हैं, सीपीयूज भी हैं, तो मैं दोनों को यूज करना चाह रहा हूँ। तो फिर इसमें मुझे एमपीआई भी कॉल करनी है और ओपन एमपी भी कॉल करनी है। तो ये एक हाइब्रिड अप्रोच है। इस पे थोड़ा सा आप जब ज्यादा पूरी स्ट्रेंथ कर लें तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। एम पी आई शेड, एम पी आई ठीक है। हाइब्रिड के लिए मेरा जहाँ तक अभी मानना है, तो मैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन शायद ज़्यादा ना बता पाऊँ, उस्मान ज़्यादा। ओपन एम पी शेड मेमोरी में बड़े इजीली आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो जब मैंने कभी हाइब्रिड लिखा था कि मैंने, तो मुझे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी, सिंगल कोर के अंदर कम्प्लेक्सिटी में जाने की, शेड मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ओपन एमपी को यूज किया, तो ओपन एमपी ने मुझे शेड में बड़ी अच्छी सहूलत दी। डिस्ट्रीब्यूट में एमपीआई को मैंने फिर उन्हीं टास्क को लिया और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो आप वाली बात सही है कि एमपीआई जब लोकल कर देता है तो हम हाइब्रिड पे क्यों जाते हैं। अगर आप एमपीआई पे स्ट्रेंथ है और आप उसी पे करके, प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स करना है, फिर आप ओपन एमपी को कॉल करके वो आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है। सॉरी, मैं अगर आपकी बात समझ, आप कह रहे हैं कि एमपीआई की जगह आप ओपन एमपीआई। जी जी जी, हाँ जी, ठीक है जी, आप ओपन एमपी की बगैर एमपीआई पे कर दें। सारा काम कर लेता है। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मेरे पास ऐसी मशीन है जिनका बना हुआ है। सिंगल एक तरह का कोड लिख के मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, देखिए पेज में क्या बात है कि बीच में देखा था मैं कोड में ये भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर ओपन एमपी से ठीक है जी। मुझे जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस ये है कि जो एम पी आई है, जब मैं शेयर्ड मेमोरी पे उसे चलाता हूँ तो मुझे मैनुअली काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। और मैं उसकी जगह ओपन एमपी को यूज़ कर लेता हूँ। और जहाँ मुझे शेड में लेके जाना है उसे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड पे, तो मैं फिर उसे एम पी आई थ्रू ओपन एम पी, लेकिन ये भी मैं आपको पिछले 2-3 साल से पुराना बात बता रहा हूँ। तो बाकी आपकी वाली जो बात है, इसको उस्मान अभी आते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा इस करते हैं कि, क्योंकि इनका अभी ओपन एम पी पे काम है, ये ओपन एम पी सपोर्ट देना चाह रहे हैं इसी इस पे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसमें मैं वैसे कोड अभी जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो मैं देखता हूँ उसमें एमपीआई, जब मैं शेयर्ड मेमोरी में जा रहा हूँ ना एमपीआई को लेके, तो मुझे काफ़ी जगहों पे उसके बताना पड़ रहा है, उसको उसके बताना पड़ रहा है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करे वो। तो आपको ये बताना फिर भी पड़ेगा ना। मतलब मैं का मतलब क्या, आप एमपीआई और ओपन एमपी को
ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपने MPI है, मैंने ओपन एमपी के प्रैग्मा ऐड कर दिए, तो ये कोड था। तो अब मैं ये वाला पार्ट जो सा है ये शेड वाला चला रहा हूँ, इधर मैं एमपीआई को कहूंगा कि ये एक टास्क है और इधर एक और टास्क है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। तो वो थोड़ा सा मुझे है कि वो प्रोग्राम में मुझे टास्किंग करनी पड़ेगी उसके साथ, इसे एज अ टास्क ले लूंगा मैं और ये मल्टीपल नोड पे चलेगा। लेकिन इसको मैं इसके बाद एग्जांपल्स हैं उसमें डायरेक्टली देख लेते हैं कि वो ओवरहेड, और ये वाली बात का मुझे नहीं पता कि एमपीआई और ओपन एमपी के दरमियान में आपस में कितने हैं ओवरहेड, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, मेरा हाल निकल आएगा ये भी चीज़। तो एनीवे यहाँ तक था हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, इसमें आप चाहें तो दोनों को मिला के कर लें। बिग डेटा प्रोसेसिंग ये इसका पार्ट नहीं, लेकिन हार्वर्ड और अगर आप इस तरह के अपाची स्पार्क टाइप के एल्गोरिथम उसको पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल, सॉरी बिग डेटा प्रोग्रामिंग मॉडल चलाना चाहते हैं तो ये बिग डेटा पे अच्छा प्रोसेस करते हैं। ईआई के लिए आपको डिफरेंट टेंसर फ्लो हो गया, वाइट आर्च हो गया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट सपोर्ट तो नहीं करते लेकिन थ्रू डिफरेंट आप पैकेजेस ये कर सकते हैं। यहाँ पे उसका कंक्लूजन है, ये उसी चीज़ को वो बता रहा है कि आपके पास ओपन एमपी बेसिकली शेयर्ड मेमोरी सपोर्ट देता है और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सपोर्ट है। और कूडा सी प्लस प्लस, कूडा में एनवीसीसी भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें मेमोरी मॉडल आपके पास जीपीयू का अप्लाई कर लेता है, और पीआई और एमपीआई मैसेज पासिंग जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सपोर्ट देता है। ये शेयर्ड मेमोरी पे थोड़ा सा इसका मुझे डाउट है, मैं टेबल पे भी अभी, क्योंकि इसको जब कंपेयर किया था तो इसके कुछ इश्यूज हैं। मेमोरी मॉडल मोस्टली लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ही के लिए ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग एसडीकेस ये अलग है। ओपन एसीसी जीपीयूज बेस्ड है, ये हम टारगेट करेंगे शेयर्ड मेमोरी, और इसकी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में लिमिटेड सपोर्ट है। फर्दर टेंसर फ्लो भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करता, लेकिन टेंसर फ्लो डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है जहाँ पे आप जाके अपने एआई मॉडल को डिस्ट्रीब्यूटेडली चला सकते हैं। तो फाइनली मैं इस पे थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो अभी तक मैंने बताया, बेसिकली आपके पास ये बॉटम अप अप्रोच है। आपके पास एक सिंगल मशीन है, शेड मेमोरी आर्किटेक्चर है सारा, दो कोर्स हैं, दो प्रोसेसर्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और वो किसी ना किसी जगह से जीपीयू के साथ लिंक होंगे। ये आप सिंगल नोड को कनेक्ट करेंगे, इनको मल्टीपल रैक्स में इंटीग्रेट करेंगे थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, ईथरनेट या इन्फिनी बैंड, और इन नोड्स को क्लस्टर्स को फिर आप उसमें एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज डिप्लॉय करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। और सॉरी, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। हार्डवेयर को आपने पहले कनेक्ट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर स्टैक्स को डिप्लॉय किया। ओपन एचपीसी और रॉक्स अगर आप बेयर मेटल के लिए जाना चाहते हैं, डाटा सेंटर के लिए जाना चाहते हैं, एक्सकैट है, तो लास्ट है ओपन स्टैक अगर आप उस पर जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। नीचे लाइब्रेरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद आपने डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पे जाना है, तो आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जीसीसी है, एमपीआई ओपन एमपी है, ओपन एसीसी है, और उसके बाद हम इसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं एप्लीकेशन से। अब जो आगे की चीज़ें आ गई, यहाँ तक क्लस्टर कन्फिगर हो जाते हैं, चीज़ें बन जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि कैसे हम स्केलेबल परफॉर्मेंस देंगे, अपना प्रोग्राम को कैसे इफेक्टिवली, जैसे अभी हमारी बात हो रही है कि उसको कैसे तोड़ें और कितनी उसकी जो परफॉर्मेंस हम डिमांड कर रहे हैं वो कैसे पूरी होगी। और सूटेबल ऑप्टिमाइजेशन और प्रमोशन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, इसमें हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दोबारा से हमारे पास जो नमल का सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर है, 20 सर्वर्स हैं, 2 Xeon मशीन है, 15 टेराफ्लॉप्स है, और क्लाउड और बेयर मेटल। अभी हम ओपन एमपी और ओपन एसीसी और एमपीआई की सपोर्ट इस स्प्रिंग स्कूल में साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हमारी जो अभी एप्लीकेशन चल रही हैं वो चिप डिज़ाइन और एआई एंड बिग डाटा की हैं। और एक हमने जो पिछले दो सेमेस्टर से मैं चला रहा हूँ, वीएलएसआई का जितना काम है वो सारा ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर स्टैक्स को बेस पे मैं इसी क्लाउड पे रख के उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। हमारे पास जो बार्सिलोना की साइड से पहले एक्सेस
था, अभी थोड़ा सा मेरिनोस्ट्रम 5 डाउन है, लेटेस्ट जोन सा है। और अभी तक ये रिसर्च बेस के लिए अवेलेबल होगा। और अगर आप कोई रिसर्च और ऐसी चीज़ मिला के हम करना चाहते हैं, जो पहले हम इनसे इन्फॉर्म करके अप्रूवल ले लें कि इस रिसर्च पे हम काम करना चाहते हैं, तो ये उनका एक स्टेबल सुपर कंप्यूटर है जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक था। और अभी उस्मान और मतलब मैं, आप वाली दो दो क्वेश्चन आप मेरे जहन में फंस गए, तो मैं एक दफ़ा ये वाली पॉइंट्स में, बाकी आप मीन वाली क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं एक काम करके आप दिखा दो। बाकी नहीं, क्वेश्चन अगर कोई हैं तो आप पूछ लीजिएगा। अभी मैंने ना 3 प्रोग्राम्स लिखे हुए थे सिर्फ एसी क्लस्टर के लिए, और मैं डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फाइल है, मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। और मैं बेसिकली जो हमने सिंपल रन की है ना, वो x86 सीक्वेंशियल मशीन है। तो इसको मैंने रन किया तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मैंने किया, 4 सेकंड का टाइम था या 3 सेकंड, 3.1 सेकंड, ये एक सिंगल मशीन बगैर कोई पैरेललिज्म कोई कुछ भी नहीं अप्लाई किया। आई गेस मैंने थ्रेड्स सेट किए हुए हैं, तो मैंने इसे मल्टी कोर पे ऐड करता हूँ। तो ये 4 थ्रेड्स के साथ ये इसका ये टाइम डिवाइड होता है, या 4 से मैंने ज़्यादा भी इसको किया होगा, मुझे एक मिनट चेक कर लें। तो मैं जीरो फोर, अब बेसिकली वो सीक्वेंशियली वही 3.2, और अगर मैं इसे 4 थ्रेड्स कर देता हूँ तो ये 0.8, आई गेस मैंने पहले 8 किए थे। तो अब ये दो चीज़ें हो गई, मैं बाद में कोड पे आते हैं। तो यही कोड को मैंने एमपीआई से रन किया है। तो एमपीआई के लिए मैंने जो था बगैर इसको सीक्वेंशियली, जी मेरे पास 2, अच्छा उसमें मैंने जब उसे थ्रेड्स डिफाइन किए थे तो 240 के लिए किए थे। हमारी एक मशीन पे 80 थ्रेड्स हैं, 80 थ्रेड्स यानी कि 80 प्रोसेस कोर्स वो प्रोसेस कर सकते हैं, 80। तो अगर मैं उसे 70 देता हूँ तो एक ही मशीन कर लेगी। अभी क्योंकि मैंने इसे कोई और नोट बताया नहीं, तो मैं इसे जब चलाता हूँ तो ये एक ही मशीन पे वही कोड रन करेगी। और इसमें 4.5 सेकेंड 240 के साथ है, लेकिन कोड कोड वही रखा है मैंने। जी, बेसिस वही है, ठीक कह रहे हैं। अब मैंने क्या किया है कि उसको अब मैं साथ साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वही कोड रहने दिया है, उसको मैंने 240 थ्रेड्स दे दिए हैं कि उससे चलाओ। तो वो अब वाली बात सही है कि इंटरनली वो कहीं ना कहीं डाटा थोड़ा था ये। अब मैं इसको सिंपली, अब कोड हम यही रखते हैं। और मैंने इसे कहा है कि अब ये एमपीआई हमारे पास नहीं, 240 नोड्स हैं, और मैं होस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। और मेरे पास होस्ट हैं जी, मास्टर नोड 01, नोड 02। अब मैंने इसे तीन हमारे पास जो तीनों नोड्स हैं ना, तीनों पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
और मुझे मैंने एक मिनट में इसको अभी मैंने इससे उस पे चलाया 3 नोड्स पे, तो डिवाइड टाइम अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवाइड बाय 3 कह लें, 1.44 सेकेंड। तो अब ये कोड वैसे मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी, और नेक्स्ट ये सिर्फ बताने का ये था जो अभी डिस्कशन, कि हमने एक ही कोड लिया है, उसको सिक्वेंशली चलाया है, ओपन एमपी पे चलाया है, और उस पर भी चलाया है, एमपीआई पे भी चलाया है, और इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम है। हाँ, वो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट के लिए, वो अब दूसरी चीज आ गई। नहीं नहीं, जी वो एक डिस्कशन एक डिफरेंट हो गई थी, हम उस पर आते हैं। अच्छा, ये आखिरी चीज कूडा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, उस पर हमने चलाया तो 0.0048, मतलब आप वो देखेंगे उसने कितनी जल्दी कर दिया। इस फर्दर इसके बाद ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की हद तक, फर्दर इसकी कल मेरा सेशन होगा पैरेलल प्रोग्रामिंग का, और उसमें ये चीज़ें हम पैरेलली कोड के हिसाब से देख लेंगे। अभी सिर्फ ये है कि आर्किटेक्चर क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप अगर रखें, और उसको कैसे डिप्लॉय करना है और कैसे प्रोग्राम करना है, क्या क्या और उसके फायदे नुकसान हैं, वो हमने देखने हैं। और सिंपल ये वाला एक्सेस आपको मिल जाएगा। अ, बाकी आपको मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्ड होंगे आपके साथ। अगर कोई चीज़ का कोई इशू आए तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्फ़िगर जो से देख रहे होते हैं उसकी कॉन्फ़िगर वो